आगे हम देखते हैं आवेदक का व्यक्तिगत विवरण पत्रक। आवेदक का क्या? व्यक्तिगत विवरण पत्रक। इसकी 6 प्रतियां आपको बनानी है। मतलब कि एक तो मुख्य कॉपी होगी और उसकी 5 फोटोकॉपी करवानी है और सबमिट करना है साथ में। विशेष ध्यान दीजिएगा, कुल 6 प्रतियां होगी जिसमें एक मुख्य प्रति होगी और 5 उस मुख्य प्रति की फोटोकॉपी होगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अब इसको ध्यान से देखिएगा। नंबर 1 पे देखिए, अपन नंबर 1 पे क्या दे रखा? आवेदन क्रमांक। हमने अभी पर्सनल इन्फॉर्मेशंस या अगर व्यक्तिगत विवरण में या उपस्थिति पत्रक में हमने जानकारी डाली थी आवेदन क्रमांक की, उसको आप सामने रखें और वहीं से मैच कर लें। जब भी आप आवेदन क्रमांक, रोल नंबर और जो भी चीज़ की आप जानकारी फिलअप करें, आप उसकी कॉपी सामने रखें। जैसे कि आप आवेदन क्रमांक तो आप पीएससी का नोटिफिकेशन निकाल लें और आपका जो एडमिट कार्ड है वो ले लें और आपका जो भी फॉर्म आपने फिलअप किया था वो ले लें, ताकि उससे आप जो 4-5 बिंदु की जो जानकारी है उसमें आपकी गलती नहीं होगी और आप आसानी से भर सकते हैं। तो आवेदन क्रमांक आप जो आपने डाला था, उसके बाद सेकंड पे पंजीयन क्रमांक या रोल नंबर। तो मेरा जो रोल नंबर था 100418 था। अब साक्षात्कार की तिथि, ये यहाँ पे कोई भी फिलअप ना कर दें, इसको खाली छोड़ना है। अब देखिए मैंने खाली छोड़ के रखा है। 4th नंबर पे देखें तो विज्ञापन क्रमांक और उसका दिनांक। तो विज्ञापन क्रमांक क्या था हमारा? 16 था 2021 में, और जो उसकी दिनांक थी 30/12/2021 थी। 5th नंबर पे देखें तो परीक्षा का नाम। परीक्षा का नाम क्या है? राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा 2021। 6 पे देखें हम तो आवेदित पद का नाम। आवेदित पद का नाम क्या है? सहायक यंत्री। और कौन सी ब्रांच? सिविल। तो सिविल। जिसका इलेक्ट्रिकल हो तो इलेक्ट्रिकल डालें, जिसका मैकेनिकल हो तो मैकेनिकल डालें। 7th पे देखें विभाग का नाम। विभाग के नाम में आपको प्रेफरेंस देना है, जो आपने आपके उपस्थिति पत्रक में प्रेफरेंस दिया था वही प्रेफरेंस आपको यहाँ देना है, अलग अलग नहीं देना है। तो जो उसमें दिया था मैंने वही यहाँ पे लिखा हुआ, जिस हायरार्की में मुझे डिपार्टमेंट चाहिए। 8 नंबर पे देखिए तो आवेदक का नाम। तो आवेदक का नाम हिंदी में तो हिंदी में लिखना है और अंग्रेजी में तो अंग्रेजी में मैंने बताया था कैपिटल्स लेटर्स में आपको नाम लिखना है। 9th नंबर पे देखिए तो पिता का नाम। पिता का नाम मैंने लिखा है। आगे देखें हम जन्म दिनांक हाई स्कूल प्रमाण पत्र के आधार पर। तो हाई स्कूल प्रमाण पत्र के आधार पे जो जन्म दिनांक था वो था 1 जनवरी, माह तारीख 1 थी, माह 1 था, वर्ष 1995। आपको हिंदी में लिखना है 1 जनवरी 1995। दिनांक 1/1/2022 तक आयु। तो टोटल आयु आपकी कितनी हो गई वो है, तो जो 1/1/2022 तक मेरी आयु जो हुई है 27 ईयर्स हुई है टोटल, एकदम एग्जैक्ट, इसलिए 27 वर्ष है। यदि माह रहते तो यहाँ पे माह लिखता है और यहाँ पे दिन रहते तो दिन लिखता है। आगे देखिए 12 नंबर पे। तो 12 नंबर पे क्या? जन्म स्थान, शहर, तहसील, जिला, राज्य का नाम। तो जन्म स्थान जहाँ पे आपका जन्म हुआ उस स्थान का नाम लिखना है। मतलब कि अगर गांव में हुआ तो गांव में और सिटी में हुआ तो सिटी में। शहर या तहसील का नाम, जो तहसील है हमारी राजपुर है। जिले का नाम, जिला हमारा बड़वानी है और राज्य मध्य प्रदेश है। 13 पे देखें, यदि आवेदक मध्य प्रदेश का निवासी है तो कितने वर्षों से निवास कर रहा है? तो जन्म से ही निवास कर रहे हैं, क्योंकि हम जब से हमारा जन्म हुआ तब से मध्य प्रदेश में ही निवास कर रहे हैं। यदि कोई बाहर का जिनका जन्म स्थान है और मध्य प्रदेश में कुछ सालों बाद आए हैं तो वो वहाँ का लिख सकते हैं, कितने सालों से हम मध्य प्रदेश में निवास कर रहे हैं। जो भी मैंने जानकारी फिलअप कर रहा हूँ मैं, ये मैंने हिंदी में फिलअप की गई है। अगर आप चाहे तो अंग्रेजी में भी फिलअप कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पे लिखा हुआ है कि हिंदी में जानकारी देना है तो वहाँ पे हिंदी में ही आपको जानकारी देना पड़ेगा। बाकी जगह पे आप इंग्लिश में दे सकते हो। 14 नंबर पे देखें तो क्या, जो भी ST SC कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनको लिखना है अपना। तो देखो यहाँ पे जो मेरी कैटेगरी है वो अनुसूचित जनजाति है। यहाँ पे स्पष्ट मेंशन है 14 में, आप देख सकते हैं ब्रैकेट में अजजा, तो मैंने अजजा लिखा। जारी प्रमाण पत्र का क्रमांक, जो भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट है उसमें आपका सबसे ऊपर लेफ्ट हैंड साइड पे आपका नंबर्स रहता है, वो जारी रहता है, तो उसको आपको लिखना है। दिनांक कब जारी किया गया था उसकी डेट लिखनी है, 1/10/2018 को जो जारी किया था मेरा। आगे बोल रहा है बिंदु की, क्या प्रमाण पत्र विधिवत सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया है? संलग्न है क्या? तो हाँ, मैंने संलग्न किया है, इसलिए मैंने लिखा है हाँ, आपको संलग्न करना ही है। 15 पे देखें तो आवेदक का वर्तमान डाक पता। वर्तमान डाक पता मैंने पहले भी अपना ऐसा डाक पता दिया है ताकि मैं परमानेंटली मेरा उस पर डाक चलती रहे और मैं निवास करता रहूँ। क्योंकि अगर यही मान लो कि अगर मैं स्टूडेंट हूँ, मैं इंदौर में रेंट से रह रहा हूँ
हो सकता है कि मैंने अभी इंटरव्यू के समय तो मैं वहीं दे रहा हूँ, लेकिन इंटरव्यू से देने के बाद मैंने वो रूम वेकेट कर दिया, तो मेरा जो पत्राचार होगा वो उसी रूम पे होगा और वो तो खाली हो गया, तो मुझे सही जानकारी नहीं मिल पाएगी, इसलिए मैंने अपने गांव का दे दिया। हो सकता है अब आपके कोई रिलेटिव्स हो इंदौर में या आसपास हो, आप वहाँ का भी दे सकते हो, ताकि हमेशा आपका डाक का जो पता रहेगा वो वहाँ तक रहेगा जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है। पिन कोड अवश्य लिखना है उसमें। आगे देखें हम ब में क्या लगा, स्थायी पता। स्थायी पता मेरा वही है, वर्तमान पता मैंने सेम दिया हुआ है। मूल निवास स्थान, अब मूल निवास स्थान मेरा कहाँ है, मेरे गांव का है और जिले का नाम है। आवेदक का आधार कार्ड नंबर, आप अपने आधार कार्ड को सामने रखें और फिल करें, कोई भी गलती नहीं हुई, विशेष ध्यान रखिए आप। आवेदक का ईमेल आईडी, ईमेल एड्रेस मैंने कैपिटल लेटर्स में लिखा है, ताकि जो भी मुझे मेल करना चाहे वो आसानी से अल्फ़ाबेट को पढ़ सके। 18 पे देखिए आवेदक का मोबाइल नंबर ऐसे रखना है जो हमेशा नेटवर्क में चालू हो। 19 पे देखें शैक्षणिक अर्हताएँ, उन्होंने पूछा है कि आपकी अर्हताएँ क्या-क्या हैं। तो मैंने अपनी जो शैक्षणिक अर्हताएँ फिलअप करी है। मैंने जन्म तिथि प्रमाण पत्र हेतु आपको 10th के बारे में जानकारी, 10th की जो एग्ज़ाम हुई थी उसकी मार्कशीट मिली थी, उसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ रहता है, तो उसको आपको मेंशन करना है। तो हाई स्कूल या मैट्रिकुलेशंस, तो मेरा जो कौन से बोर्ड से हुआ था, एमपी बोर्ड से हुआ था। जिनका सीबीएसई बोर्ड से हो तो सीबीएसई लिखिए यहाँ पे। कौन से वर्ष में मैंने उत्तीर्ण कर दी, तो 2011 में। और उसका जो दिनांक था, आपकी मार्कशीट रहती है, मार्कशीट में नीचे लिखा रहता है, वो फिलअप किया। अब यहाँ पे परसेंटेज और ग्रेड है, तो जो श्रेणी जो मुझे मिली थी वो ए श्रेणी मिली थी और परसेंटेज मेरे थे 75 थे। परीक्षा के विषय, तो सभी अनिवार्य विषय और शैक्षणिक संस्था का नाम, जिस स्कूल से आपने पास किया है, तो मैंने शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय बड़वानी से किया है। और यहाँ पे आपका क्रमांक, आप जब भी आपकी मार्कशीट देखेंगे तो राइट हैंड साइड पे आपका क्रमांक लिखा रहता है। नेक्स्ट देखें इंटरमीडिएट या बोले कि हायर सेकेंडरी, जिसको हम 12th भी बोलते हैं, ये मैंने एमपी बोर्ड से किया था, 2013 में मैंने किया था। आगे देखिए हम जो मेरा श्रेणी थी वो ए थी और जो परसेंटेज था वो 77 परसेंटेज था। इसके बाद हम देखें कि जो परीक्षा के विषय क्या थे, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, गणित, अंग्रेजी व हिंदी था। आप यहाँ पे गणित को पहले लिखे, फिर फिजिक्स को लिखे, फिर केमिस्ट्री को लिखे। शैक्षणिक संस्था का नाम शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय बड़वानी, मैंने वहीं से किया था, और क्रमांक। आगे देखिए अनिवार्य शैक्षणिक अर्हताएँ जो कि इसके लिए ज़रूरी थी हमारी इस एग्ज़ाम के लिए। तो मैंने जो स्नातक किया है वो सिविल इंजीनियरिंग में किया हुआ है। तो बोर्ड या विश्वविद्यालय का नाम, तो जो बोर्ड या विश्वविद्यालय का नाम आएगा यहाँ पे BUIT आएगा, BUIT भोपाल, बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल से मैंने किया। 2017 में कंप्लीट हुआ है। यहाँ पे दिनांक लिखिए, मार्कशीट की जो फाइनल ईयर की मार्कशीट मिलेगी उसमें स्पष्ट मेंशन रहेगा। जो मुझे श्रेणी मिली थी, या यूँ कहे कि जहाँ पे CGPA सिस्टम था, CGPA सिस्टम में मुझे 8 CGPA मिला था और 8 को मैंने 10 से इंटू कर दिया तो 80% होता है, तो ए श्रेणी थी मेरी और जो मेरे परसेंटेज तो 80% था। जो CGPA को परसेंटेज में कन्वर्ट करने का हमें एक सर्टिफिकेट दिया था, वो सर्टिफिकेट आप देख सकते हैं मेरे नेक्स्ट वाले वीडियो में। परीक्षा के विषय जो थे वो सिविल इंजीनियरिंग था और शैक्षणिक संस्था का नाम था, यदि हम बात करें तो वो BUIT भोपाल था या बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय था। क्या था? बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल। जो रोल नंबर था या क्रमांक था वो लिखा है मेरे यहाँ पे। स्नातकोत्तर मैंने एमटेक नहीं किया या एमई जो भी कह सकते हैं, तो वो नील है, कोई भी जानकारी नहीं है। अतिरिक्त महत्वपूर्ण संस्थाएं अर्हताएँ, तो मैंने ऑटोकेट किया था। कौन से वर्ष में किया, अब उसके बारे में लिख सकते हैं। अब बोर्ड या विश्वविद्यालय, तो यहाँ पे मैंने कोई विश्वविद्यालय नहीं था, प्राइवेट किया था। और परीक्षा के विषय सिविल इंजीनियरिंग की ड्राइंग थी। तो ये आप फिल भी कर सकते हो, नहीं भी फिल कर सकते। जहाँ तक मेरा मानना है कि इसको आप नहीं फिल करें तो ज़्यादा बेटर है। आप यहाँ पे देखिएगा, मैंने आपको रेड लाइन दिख रही होगी अंडरलाइन किए हुए। ऐसे प्रवक्ता को प्रतिशत में कन्वर्ट करके अंकित करें तथा फार्मूले की प्रति भी संलग्न करें। जो भी CGPA को परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहा है वो उसके लिए है कि अगर ऐसा कोई उनके पास है तो उसके सर्टिफिकेट की कॉपी भी संलग्न करें ज़रूर। तो आगे अगर हम देखें
विज्ञापन अनुसार वांछित अनुभव यदि मांगा गया है तो राज्य अभियंत्रण की सेवा परीक्षा में कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, इसलिए यहाँ पे फिलअप नहीं किया हुआ है, इसलिए पूरे खाली छोड़ा गया। 21 नंबर पे देखें कि यदि आप मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत शासकीय या अर्धशासकीय अथवा अशासकीय पद पर सेवारत है तो उसका विवरण यहाँ अंकित करें। तो हाँ, इससे पहले मैं सब इंजीनियर के रूप में 2 विभागों में कार्य कर चुका हूँ, तो उनके बारे में कुछ जानकारी मैंने यहाँ पे लिखी है। लेकिन जो फ्रेशर है मतलब वो यहाँ पे कोई जानकारी नहीं करके यहाँ पे नील आएगा, कोई जानकारी नहीं आएगी। लेकिन जो शासकीय सेवा में है और जिन्होंने मेंशन किया हुआ है या फिर जो एप्लीकेशन में जो फॉर्म फिलअप करते नहीं भी मेंशन किया है तो वो यहाँ पे भर सकते हैं। वो इसलिए कि जब इंटरव्यू देखेगा तो आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है आपकी फील्ड से। यदि आप यहाँ पे जानकारी नहीं फिल करते और वहाँ पे आप बोलते हो इंटरव्यू के टाइम पे कि मैं किसी विभाग में शासकीय सेवा में था या हूँ, तो इंटरव्यू आपका जो अनुप्रमाण फॉर्म है उसको देखेगा, लेकिन उसमें आपके फिलअप नहीं रहेगा तो आप नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है, क्योंकि आपको जानकारी छुपाने का आरोप लग सकता है। यहाँ देखिए, धारित पद का नाम था तो उपयंत्री था और संविदा पे था मैं। कार्यरत कार्यालय, संस्था, फर्म आदि का नाम व पता, तो जो मेरा कार्यालय था वो मुख्य चिकित्सा अधिकारी था, जिला अस्पताल श्योपुर में मैं कार्यरत था। कार्यालय का प्रकार तो कार्यालय स्वास्थ्य विभाग था जो शासकीय था। कब से कब थे तो 9/9/2019 से 15/9/2020 तक मैं कार्यरत था और नियुक्ति का प्रकार था तो संविदा था। वेतनमान जो मुझे था वो 20,000 एक साथ एकमुश्त मिलता था, या कुल वेतन भी कहे तो वही 20,000 ही मिलता था, क्योंकि संविदा कर्मचारियों को कोई वेतनमान नहीं रहता, उनका फिक्स्ड वेतन रहता है। कार्यरत विभाग का ईमेल आईडी और दूरभाष नंबर, तो जो हमारा ईमेल एड्रेस है और दूरभाष नंबर है मेंशन है। क्या विभाग से नियमानुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र की है? यदि हाँ, तो अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें। जब मैंने फॉर्म से फिलअप किया था उस समय मैंने विभाग को सूचना दी थी, तो विभाग ने मुझे परमिशन दे दी कि हाँ, तो ये मैंने लिखा हाँ। और जो सेवा में नहीं है तो वो तो नील ही आएगा उनके लिए। तो आगे उपयंत्री संविदा, और मैं था कार्यालय महाप्रबंधक PIU अलीराजपुर में, ये RRDA का डिपार्टमेंट है, ये भी शासकीय डिपार्टमेंट है, ग्रामीण सड़क विभाग का अंतर्गत आता है। 6/3/2021 से 28/2/2022 तक मैं यहाँ पे कार्यरत था संविदा पे। वेतनमान जो मिलता था यहाँ पे भी मुझे 30,000 मिलता था, क्योंकि मैं संविदा पे था इसलिए मुझे एक साथ एक मुश्त वेतन मिलता था। यहाँ पे ईमेल एड्रेस और डिटेल जानकारी है, और जानकारी दी अपने विभाग को जानकारी दी गया, तो ये हाँ। अब यदि देखें हम 22 पे देखें, यदि आप अन्य किसी संस्था या विभाग में किसी पद पर सेवारत है तो उसका विवरण यहाँ अंकित करें। मध्य प्रदेश शासन की सेवा को छोड़ के, जो कि सेंट्रल सर्विसेज में हो या कोई अदर सर्विसेज में हो, तो ये उनके लिए है। तो नहीं था तो इसलिए मैंने यहाँ पर नहीं ले, कोई जानकारी नहीं आएगी। आगे देखें हम 23 पे नंबर पे, तो 23 नंबर पे आप देख सकते हैं। 23 नंबर पे, यदि आप आयु सीमा में छूट चाहते हैं तो छूट का आधार तथा विज्ञापन के संदर्भित कंडिका का स्पष्ट उल्लेख करें। वे कैंडिडेट्स जिनकी एज हो चुकी है और किसी कारणवश उनको परीक्षा में बैठने की छूट मिली है एज की वजह से, तो उसको यहाँ मेंशन करना है आपको। और जिनको नहीं है, तो जिनको जो उस क्राइटेरिया में आते ही नहीं है, तो उनके लिए कोई दिक्कत ही नहीं है। 24 में देखें, क्या आप भारत के नागरिक हैं? तो हाँ। यदि आप भारत के नागरिक नहीं है तो क्या आपने भारत सरकार से पात्रता का घोषणा पत्र प्राप्त किया है? जो फॉरेनर्स है, जिन्होंने बाहर विदेश में रह रहे हो और यहाँ पे एग्ज़ाम दिए हो, उनके लिए। क्या आप विवाहित हैं? तो अगर आप विवाहित हैं तो हाँ लिखिए, और नहीं है तो नहीं लिखिए। मेरा तो यही सजेशन रहेगा कि अगर एग्ज़ाम अब जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया था उस समय आपकी शादी नहीं हुई थी, लेकिन उसके बाद अगर आपकी शादी हो गई तो आप यहाँ पे नहीं लिखें। क्यों? क्योंकि अगर आप विवाहित लिखते हैं तो गर्ल्स को दिक्कत आएगी, क्योंकि उनको सरनेम संबंधित और विवाह संबंधित कुछ सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ सकता है। तो इस असुविधाओं से बचने के लिए यही सही होगा, अब नहीं लिखें। ये दिव्यांगजनों के लिए है, ये सर्टिफिकेट दिव्यांगजनों के लिए 26 में। 27 में देखिए, क्या आप भूतपूर्व सैनिक है या उनसे संबंधित है। 28 में देखिए, किसी नियोजित खेलकूद में क्या आपने राज्य विश्वविद्यालय या महाविद्यालय का प्रतिनिधित्व किया है, ये उससे संबंधित जानकारी है, और अगर हो तो सर्टिफिकेट सबमिट करें वो। और 29 में देखें, NCC से संबंधित हैं, अगर NCC किसी ने ज्वाइन किया और उनके पास कोई सर्टिफिकेट हो तो वो यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। 30 पे देखें, क्या आपको कभी शासकीय तथा अन्य सेवा से बर्खास्त किया गया हुआ है? तो अगर यहाँ पे स्पष्ट आएगा नहीं। 31, आपको संघ अथवा राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा किसी परीक्षा चयन से वंचित किया गया है? तो नहीं, कभी वंचित नहीं किया गया, क्योंकि हमारे खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं है।
32 पे देखें हम, क्या आप माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के तहत परीक्षा साक्षात्कार में सम्मिलित किए गए हैं, हाँ या नहीं? तो यहाँ पे विशेष ध्यान दें, ओबीसी रिजर्वेशंस का इशू चल रहा है ओबीसी और यूआर के लिए 13% का जो इशू चल रहा है कि वो 27% ओबीसी को दिया जाए कि ओनली 14% नहीं दिया जाए। तो 13% की जो प्रोविजनल लिस्ट जारी की गई ये उनसे संबंधित है, क्योंकि उनके लिए स्पष्ट पीएससी ने रिजल्ट में लिखा गया है कि यदि जिसके भी पक्ष में आता है, यदि ओबीसी के पक्ष में आता है तो जो 13% प्रोविजनल लिस्ट में जनरल कैंडिडेट है वो अपात्र हो जाएंगे, और यदि जनरल के पक्ष में आता है तो 13% की जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो उस आधार पे बनेगी। तो यहाँ पे याचिका क्रमांक लिखना है, निर्णय का दिनांक लिखना है, खंडपीठ कहाँ पे है ये उससे संबंधित लिखना है। आगे देखें, आप अपने संबंध में यदि कोई विशेष जानकारी जो आपके चयन में सहायक हो, जैसे अभिरुचि, प्रकाशन आदि के संबंध में देना चाहे तो संक्षेप में अंकित कर सकते हैं। यहाँ आप आपकी हॉबी से संबंधित दे सकते हो या आपने कुछ और अचीवमेंट्स किया उससे संबंधित जानकारी दे सकते हो। तो मेरा तो ये मानना है कि आप यहाँ पे खाली छोड़ दें। आगे देखेंगे उम्मीदवार द्वारा घोषणा। तो इसमें घोषणा ये लिखा गया है कि जो भी आपने जानकारी और अभिलेख प्रस्तुत किए वो एकदम सही है और कोई भी तथ्य नहीं छुपाए गए हैं। यहाँ पे आपको लिखना है दिनांक, कौन से दिनांक को लिख रहे हैं, स्थान कहाँ से आप, अभी वर्तमान में अलीराजपुर में जॉब कर रहा हूँ इसलिए मैंने यहाँ पे स्थान अलीराजपुर का लिखा हुआ क्योंकि मैं फिलअप यहीं से कर रहा हूँ जानकारी। उम्मीदवार के हस्ताक्षर, यहाँ पर हस्ताक्षर, नीचे डेट जरूर लिखें, उम्मीदवार का नाम, यहाँ पर अपना नाम लिखें, हिंदी या इंग्लिश कैसे भी लिख सकते हैं। यदि आप इंग्लिश में लिखें तो आप कैपिटल्स लेटर में लिखेंगे अपना पूरा नाम। नीचे कार्यालयीन उपयोग हेतु है, इसमें आपको कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। आगे देखें हम, तो ये तो था हमारा आवेदक का व्यक्तिगत विवरण पत्रक। तो अभी तक आपने देख लिया उपस्थिति पत्रक और व्यक्तिगत विवरण पत्रक। आपने देखा होगा यहाँ पे जो मुख्य बातें जो ध्यान देने योग्य थी वो आवेदन क्रमांक था, पंजीयन क्रमांक या रोल नंबर था, विज्ञापन क्रमांक और दिनांक थी, आवेदित पद का नाम के साथ में आपको सिविल लिखना है, जो मैकेनिकल है मैकेनिकल, जो इलेक्ट्रिकल है वो इलेक्ट्रिकल लिखना है, और विभाग का नाम लिखना है। विभाग का नाम इस तरीके से लिखना है कि पहले नंबर पे उस विभाग को आप लिखें जिसको आप पहले प्रायोरिटी दे रहे हो, उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, फिर जितने भी विभाग नोटिफिकेशन में उनको जानकारी लिखें।